नमस्कार, चाय गरम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। एक फिल्मी डायलॉग है, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली या फिर किरदार। वैसे ये चुनाव भी इन दिनों एक रंगमंच बना हुआ है। आपने इस चुनाव में ऐसे ऐसे किरदार निखर के आते हुए देखे होंगे जो शायद ही आपने इससे पहले कभी देखे हों और सालों तक इनकी चर्चा होने वाली है। अब आपको पता था क्या हेमा मालिनी किसान भी हैं, किसानी कर सकती हैं, फसल काट सकती हैं? आपको पता था आरपीएन सिंह पकौड़े तल सकते हैं? क्या आपको पता था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जूते सिलना जानते हैं? वैसे एक और किरदार हैं जिनके चर्चे इस चुनाव में भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पहले भी उनके हम कई रंग रूप देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। कांग्रेस के नेता हैं और उनके क्रिकेट के पिच से लेकर कॉमेडी की पिच और सियासत की कितने धुरंधर हैं वो, ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे एक्टर भी हैं? तो आइए आपको दिखाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू का ये नया किरदार जो इस चुनावी रंगमंच में दिखाई दिया। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने एक चुनावी मंच पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना साधा और साथ ही वो योग के आसन भी दिखाते नजर आए हैं। बाबा रामदेव की तर्ज पर वो लोगों को नए नए योग के आसन बता रहे हैं और कैसे उनकी नकल उतार रहे हैं, आप खुद देखिए। कि पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है बाबा रामदेव ही बना दो सबको। सवेरे मोदी जी, अरे पेट खाली है योगा कराया जा रहा है और जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? है जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है। अरे खाने को खाना नहीं शौचालय बनाया जा रहा है। तो है ना कमाल। सिद्धू किसी भी रंग में दिखाई दें उनका अंदाज ही अलग होता है। वैसे अब बात करते हैं एक और कांग्रेस नेता की और भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की, जिनकी चाय का स्वाद थोड़ा सा बिगड़ सकता है क्योंकि बीजेपी ने यहां से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार दिया। अब साध्वी की एंट्री से किस तरीके से भोपाल की ये सीट हॉट सीट बन गई है, आइए आपको दिखाते हैं। और साध्वी ने आते से ही ऐलान कर दिया है कि वो दिग्विजय सिंह को जीतने तो नहीं देने वाली है। भोपाल में होगी बिग फाइट, दिग्विजय सिंह से भिड़ेंगी साध्वी प्रज्ञा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सीट पर कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी से चुनाव मैदान में कौन उतरेगा, इस पर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती और नरेंद्र सिंह तोमर तक का नाम चर्चा में था, लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को टक्कर देने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर दांव आजमाने का फैसला किया है। उनका सियासत में उतरना उसी वक्त तय हो गया था जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। भोपाल बीजेपी दफ्तर में साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल और प्रभात झा के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी दफ्तर से निकलते ही साध्वी प्रज्ञा ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। अभी इतना ही। आपको लगता है कि बड़ी चुनौती उधर चलते आपको मानती है बड़ी चुनौती है दिग्विजय सिंह? नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं। 10 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 दिन पहले उनका टिकट तय हो गया है। हमारे साथ शिवराज जी हैं और शिवराज जी 15 वर्षों तक सीएम रहे। वहीं साध्वी की बीजेपी में एंट्री के बाद कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने साध्वी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इससे पहले भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी थी और दावा किया था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो दिग्विजय सिंह को शिकस्त दे सकती हैं। साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने के बारे में बीजेपी में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व कोई फैसला लेने से हिचक रहा था क्योंकि साध्वी प्रज्ञा हार्डलाइन हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती है। इसलिए भोपाल सीट से उन्हें टिकट देने पर पार्टी नफा नुकसान के बारे में सोच रही थी, लेकिन आखिरकार साध्वी को टिकट थमाने का ऐलान कर दिया गया। सियासी पंडितों के मुताबिक साध्वी के चुनाव लड़ने से भोपाल सीट पर काफी ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को पिछले साल ही एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। तो ये जो सियासी ध्रुवीकरण यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से एक एक सीट पर दिग्विजय सिंह और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आ गए हैं, उससे ये सीट हॉट सीट बन गई। वैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आपने सुन लिया, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिग्विजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने। किस प्रकार की चुनौती है प्रज्ञा जी आपकी? वही चुनौती है जैसे कोई भाजपा का और उम्मीदवार होता।
सर वो ये कह रही हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। सर वो ये कह रही है कि आपने प्रताड़ित किया, ऐसा उन्हें आरोप लगाया को प्रताड़ित किया, आपके ट्वीट के बाद उनका ये कहना है। ये सारी बातें जो आप उनसे पूछिए, प्रमाण लीजिए। सर वो कह रहे हैं कि भगवा की क्या लगता है कितने भगवा की जीत बोले? ये सब चुनाव में बातें हैं, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। सर क्या लगता है कि बीजेपी ने टिकट अनाउंस किया है यहाँ? सर काफी लेट हो गया बीजेपी को टिकट अनाउंस करने में, क्या मानते हैं? तो उनसे पूछिए। सर तो प्रज्ञा किसी प्रकार की आपके सामने चुनौती बनकर आई? जो भी भाजपा का उम्मीदवार होता वो भी चुनौती होता। जी सर, कितने का दावा किया जाए अब भी जीत का? ये जनता पर निर्भर करता है। लेकिन सर वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि आपने प्रताड़ित किया उन्हें। प्रमाण सहित रखे। बिल्कुल, तो ये माना धर्म की बात वो लगातार कर रही है कि धर्म की जीत होगी, जब अधर्म, उन्हें धर्म और अधर्म क्या नारा दिया तो जीत होगी। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ सर, लेकिन वो कहने की तो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे दिग्विजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनके सामने किसी बात की भी चुनौती नहीं है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा उनके सामने चुनौती नहीं है और जीत उनकी होगी। फिलहाल ये तो अब रिजल्ट ही बताएगा कि आखिर चुनाव का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो किसके पक्ष में आता है। एक कहावत है, चाय के प्याले में तूफान आता है। वैसे इन दिनों असली तूफान ने भी भारी कोहराम मचाया हुआ है। दरअसल देश भर के कई हिस्सों में आंधी और तूफान की वजह से जनहानि हुई है और इस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किस तरीके से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मुआवजे पर गरमाई सियासत, कमलनाथ का पीएम मोदी पर वार, बीजेपी ने भी किया पलटवार। आंधी तूफान से मची तबाही पर सियासत उस वक्त गर्मा गई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी के ट्वीट पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम को सिर्फ गुजरात की चिंता है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी आप देश के पीएम हैं, न कि गुजरात के। एमपी में भी बेमौसम बारिश और तूफान के कारण आकाशीय बिजली गिरने से 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित है। कमलनाथ ने ये ट्वीट उस ट्वीट के जवाब में किया जिसमें पीएमओ ने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और तूफान में मारे गए लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने का ऐलान किया। ट्वीट में लिखा, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और तूफान में मारे गए लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस ट्वीट के बाद कमलनाथ ने पीएम पर मुआवजे में भेदभाव का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि पीएमओ के पास गुजरात की रिपोर्ट ही पहले आई, जिसकी बिना पर मुआवजे का ऐलान किया गया। बाद में पीएम मोदी ने दूसरा ट्वीट कर बाकी प्रभावित सूबों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। टी न्यूज नेशन। बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने इसकी घोषणा की। दरअसल इंदौर सीट से माना जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक ट्वीट करके उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। इस सीट से 8 बार संसद में पहुंच चुकी सुमित्रा महाजन इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया आपको खुद हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा है कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, हमारी प्राथमिकता समर्थ और समृद्ध भारत के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। पश्चिम बंगाल की जनता मोदी के साथ खड़ी है और ये मेरी पहली प्राथमिकता है। मेरा बंगाल में रहना मेरा कर्तव्य, अतः मेरा चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया है। दरअसल काफी दिन हो गए हैं, बीजेपी डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि कौन होगा इंदौर सीट से उनका उम्मीदवार, और इसको लेकर पहले सुमित्रा ताई की चिट्ठी आई थी और अब ये ट्वीट सामने आया। इधर चुनावी घमासान के बीच बिहार से एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी है। दरअसल डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरोप लगाया है और ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते थे। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। लालू यादव जो पहले 2 बार उन्होंने प्रेमचंद गुप्ता को अरुण जेटली के पास भेजा और फिर स्वयं प्रेमचंद गुप्ता के साथ अरुण जेटली से मिलने गए और उनसे गुहार लगाई कि मेरी मदद कीजिए। और झारखंड हाईकोर्ट का एक मामला था जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि लालू यादव से जुड़े तमाम मामलों का मुकदमा एक साथ चलाया जाएगा और इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। तो पहले तो लालू यादव ने सीबीआई के माध्यम से ये प्रभावित करने का प्रयास किया कि अपील में न जाए,
और बाद में अरुण जेटली से मिले और कहा कि आप हमारी मदद कीजिए तो मैं नीतीश कुमार को मजा चखा दूंगा, मैं धूल चटा दूंगा। और कहीं न कहीं संकेत था कि हम उनकी सरकार को गिरा देंगे, जनता दल को तोड़कर, और हम आरजेडी कांग्रेस की सरकार बिहार में बना देंगे। और उनको लगता था कि बीजेपी को नाराजगी या नीतीश कुमार से इसका लाभ उठाया जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि लालू यादव किसी भी दूरी तक जा सकते हैं। चलिए अगली खबर भी बिहार से ही है। बेगूसराय में लेफ्ट के नेता को जनता के विरोध का सामना करना पड़ गया। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। लेफ्ट के नेता यानी कि लेफ्ट के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की। जी हाँ, लेफ्ट पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बेगूसराय से बनाया और यहां पर जब वो एक रामदिरी गांव में पहुंचे प्रचार के लिए तो किस तरीके से गांव वालों ने उनका न सिर्फ विरोध किया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों के सामने कई सवाल लोग इनके सामने लेकर खड़े हुए थे। असल में लोग ये पूछना चाहते थे कि आखिर कन्हैया कुमार आजादी किससे चाहते हैं। एक के बाद एक कई सवाल ऐसे दागे गए कि कन्हैया कुमार को एक भी जवाब देने को ना बना और उन्होंने अपना काफिला यहां से आगे बढ़ा लिया। तो बेगूसराय का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार के सामने खड़े हुए। अब देखना होगा यहां पर क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं वायनाड का, जहां से इस बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। दरअसल इस बार राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव मैदान है। अब वायनाड भी उनका जब चुनावी क्षेत्र है तो वहां पर भी वो बार बार जाएंगे। अब राहुल गांधी यहां एक मंदिर में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा है। आइए दिखाते हैं तस्वीरें। राहुल गांधी की शक्ति पूजा। वायनाड के मंदिर में राहुल गांधी जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल दौरे पर। राहुल ने वायनाड के थिरुनेल्वेली मंदिर में पूजा की। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल का ये दूसरा वायनाड दौरा है। राहुल ने कहा कि वो कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वायनाड से जुड़ने आए। I want to have a lifelong relationship with you. I have not come here as a politician. I have come here as a brother, as a son, as a friend. वायनाड के मंदिर में राहुल गांधी दक्षिण भारतीय लिबास में नजर आए। ये मंदिर पहाड़ियों पर, इसलिए उन्होंने मंदिर तक पैदल यात्रा की और वहां पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वायनाड में मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या को देखते हुए राहुल ने ये सीट चुनी। शायद वायनाड के मंदिर में दर्शन कर राहुल गांधी संदेश देना चाहते हो कि उनके लिए हिंदू वोटों की अहमियत भी कम नहीं। वैसे भी एक अरसे से राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं और 2018 में 3 राज्यों के चुनाव के दौरान उनकी ये रणनीति सफल भी रही थी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए थिरुनेल्वेली का एक अलग महत्व। यहाँ की एक नदी में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। राहुल ने यहाँ महाविष्णु मंदिर में उपासना की। Here is the place where the ashes of Rajiv Gandhi has been immersed. This Pabanashini river is here. It reversed. Now he came here as per the direction from the Pujari. He done all the rituals for his father and grandmother or for forefathers, family members. वायनाड सीट पर तीसरे चरण में 23 मई को वोटिंग। दरअसल राहुल गांधी वायनाड के जरिए दक्षिण के वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे। अब ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि राहुल का मिशन साउथ कितना कामयाब रहा। टीम न्यूज़ नेशन। इसे कहते हैं कि आप कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है 72 घंटे का, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उनके पास वक्त है, प्रचार करने के लिए जा नहीं सकते हैं। इस दौरान वो कैसे मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर दर्शन करके आप कह सकते हैं कि लाइमलाइट भी खूब बटोर रहे हैं। आपने देखा था कल लखनऊ में हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या, हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। उसके बाद एक दलित बस्ती में गए और वहां पर लोगों के बीच बैठकर उनका हालचाल जाना और खाना भी खाया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ पर बैन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि कैसे अवसर निकाला जाता है। वो ये तस्वीरें साफ बयान करती है।
और आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। किरदार है, एक्टर हैं रवि किशन। वो इस बार बीजेपी की टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर वही सीट है जहां से योगी आदित्यनाथ जीतते आए हैं। ऐसे में रवि किशन उनका आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लिया, जीत का आशीर्वाद मांगा है। उनसे मिलने के बाद रवि किशन ने न्यूज नेशन से भी बातचीत की है। आइए वो बातचीत सुन लेते हैं। गोरखपुर से बीजेपी ने सिने स्टार रवि किशन को अपना कैंडिडेट बनाया है। मुख्यमंत्री से अभी मिलकर आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं। जीत का आशीर्वाद मिला है? जीत का आशीर्वाद तो उन्होंने सीट के साथ दे दिया, लेकिन बोले कि जाके दरवाजे तुमको बड़ी मेहनत करनी है, हर बिरादरी से मिलना है, कोई तुम्हारे लिए बिरादरी नहीं होगी। तुमको सबने प्रेम किया, सुपरस्टार बनाया, तुमको सबको बोलना है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं क्या थी किसानों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर जात के लिए, आरक्षित के लिए, हर सब लोगों के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के लिए क्या किया और क्या योजनाएं और हैं, वही बात को हमको सबको जनवाना है। जब तक मुख्यमंत्री स्वयं लड़ते रहे अपराजय सीट थी, लेकिन उपचुनाव में थोड़ा सा सिलसिला टूट गया। क्या लग रहा है कि आप उस सिलसिले को फिर से बरकरार रख पाएंगे? ऐतिहासिक जीत होगी गोरखपुर में, ऐतिहासिक जीत होगी। हर हर महादेव बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद। कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? हालांकि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और कोई नहीं, हम लोग कुछ नहीं। रवि किशन की औकात भी नहीं है। मोदी जी, योगी जी, इन लोगों ने इतनी सेवा की है कि हमको खाली एक उनका सैनिक बन के खड़ा रहना है बस। वो जो कमल का फूल है ना, वो फ्लैग ही अपने आप में इतना शक्ति है कि ऐतिहासिक जीत हो रही। आप लोग जाइए ना, सबसे सड़क पे पूछिए ना, मोदी मोदी कहाँ है, सब चिल्ला रहा है। वैसे 72 घंटे का बैन एक और नेता पर लगा है, आजम खान। जी हां, आजम खान ने विवादित टिप्पणी की थी, उन पर बैन लग गया और उन्हीं पर प्रतिक्रिया दे रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी। उस प्रतिक्रिया में भी उनकी जबान कहां फिसल गई, आइए आपको दिखाते हैं। गाली गैंग बनने का कॉम्पिटिशन चल रहा है और ये गाली गैंग तब खुश होता है जब महिलाओं का अपमान करता है, भारत माता का अपमान करता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान करता है, देश के सुरक्षा बलों का अपमान करता है। लेकिन एक बात तय है कि इन सारे अपमान का बदला देश की जनता, प्रदेश की जनता और विशेष तौर से रामपुर की जनता सूद ब्याज के साथ इन चुनाव। तो अभी तो कल दूसरे चरण का ही मतदान है, 7 चरणों का चुनाव होना है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे ये बयान और भी ज्यादा गर्म, यानी कि इन चाय से ज्यादा गर्म होते दिखाई देंगे। चाय गर्म में अभी के लिए इतना है, कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।